Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about a topic of advanced accounting जिसका नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इस वीडियो में हम हाफ टॉपिक करेंगे। टिल के फॉर्मेट बनाना है जो हमने ए बी सी लिस्ट के अंडर, ठीक है, तो वहाँ तक करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। जो कंपनी होती है वो मेनली क्रिएट की जाती है बाय लॉ एंड वो डाई नहीं होती, वाउंड अप होती है और लिक्विडिटी का प्रोसेस होता है एंड उन दोनों प्रोसेसेस से ही वो कंपनी एंड होती है, ना कि नेचुरल डेथ होती है जैसे ह्यूमन की डेथ होती है। ठीक है, एक तो ये क्रिएट की जाती है बाय लॉ एंड इसके दो प्रोसेसेस होते हैं एंड अप होने के, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मीनिंग क्या होता है? एक लीगल टर्म में एक प्रोसीजर है, ठीक है, थ्रू विच द अफेयर्स ऑफ कंपनी आर वाउंड अप बाय लॉ। यहाँ पे अफेयर्स वाउंड अप हो जाते हैं बाय लॉ, जैसे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को पे आउट किया जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर वाउंड अप की बात करें, मतलब वाइंडिंग अप जब होती है कंपनी की, उस केस में वो क्लोज हो जाती है कंपनी, ठीक है। बट लिक्विडेशन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लिक्विडेटर हेल्प करता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को सेटल डाउन करने में। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन। यहाँ पे जो इंसॉल्वेंसी है वो एप्लीकेबल होती है टू इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म एंड हिंदूज़। अगर कोई अनडिवाइडेड फैमिली है तो वहाँ पे अगर बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसे हम इंसॉल्वेंसी के अंडर करेंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड लिक्विडेशन का प्रोसेस देखें तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी पे ही एप्लीकेबल होती है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगी, बट ऑन दी अदर हैंड लिक्विडेशन होगी। एंड सेकेंड डिफरेंस है हमारा एक्ट का, कि इंसॉल्वेंसी जो है वो गवर्न की जाती है बाय इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड लिक्विडेशन गवर्न की जाती है बाय कंपनी एक्ट 2013। तो यहाँ पे डिफरेंस था ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट। ऑन दी अदर हैंड फर्स्ट जो था हमारा कहाँ पे एप्लीकेबल की जाती है, ये टू डिफरेंस आ गए, याद रखना, ठीक है। तो मोड्स करते हैं हम। वाइंडिंग अप के मोड्स क्या हैं? अंडर सेक्शन 270। अब 270 के अकॉर्डिंग इसके क्या मोड्स हैं, ठीक है। एक तो कंपलसरी वाइंडिंग अप होती है जो ट्रिब्यूनल के थ्रू होती है एंड वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है। उसमें भी टू केसेस हैं हमारे, मेंबर्स वॉलंटरी एंड क्रेडिटर्स वॉलंटरी। तो हमारे मेनली कंपलसरी एंड वॉलंटरी वाइंडिंग अप है और इसको डिवाइड किया गया है वॉलंटरी वाइंडिंग अप को टू पार्ट्स में, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप एंड क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। नेक्स्ट है सर्कमस्टांसेस इन विच द कंपनी में बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल। मतलब कि हमने सेक्शन 270 किया था पीछे, ठीक है, याद रखना। 270 आएगा, 271 आएगा, 272 भी आएगा, ठीक है। ये तीन सेक्शंस याद रखना। ट्रिब्यूनल के केस में 271 है। अगर इसके सेकेंड पार्ट की बात करें कि कंपलसरी वाइंडिंग अप तो ये हो गया एंड वॉलंटरी वाइंडिंग अप के बाद बात करें तो हमारी उसमें सेक्शन आएगा 305, ठीक है। सर्कमस्टांसेस इन विच ट्रिब्यूनल के थ्रू कैसे वाइंडिंग अप होती है। फर्स्ट केस है कि अगर कंपनी ही अनेबल होगी अपना डेट पे करने में तो भी वाउंड अप हो सकता है बाय ट्रिब्यूनल। एंड अगर कंपनी इंडिया की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जाकर कोई भी ऐसा काम करती है तो भी वहाँ पे ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर दे सकता है कि वो वाउंड अप हो, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है पूरा का पूरा, ये 272 सेक्शन में आएगा और ये पूरा जो हमारा प्रोसेस है वो 271 में आएगा। यहाँ पे देखो हमने ऑर्डर तक कर लिया था कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा अगर कोई इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर इंडिया के कोई भी काम करता है, ठीक है। तो अगर जो रजिस्ट्रार है उसके द्वारा कोई एप्लीकेशन दी जा रही है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज कोई बंदा एप्लीकेशन दे रहा है कि नोटिफाई कर रहा है कि ये कंपनी वाउंड अप होनी चाहिए, तो भी उस केस में ट्रिब्यूनल वाउंड अप कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया इन फाइलिंग रिटर्न्स विद रजिस्ट्रार के साथ कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट है वो फाइल करने में उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो भी ट्रिब्यूनल क्या है उसमें उसको वाउंड अप कर देगा उस कंपनी को। नेक्स्ट है कि अगर ट्रिब्यूनल का ओपिनियन है कि ये कंपनी वाउंड अप होनी चाहिए, ठीक है, तो भी वाउंड अप हो सकती है।
सो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट किया था कि कंपनी अनेबल है, कंपनी खुद ही नहीं पे कर सकती। सेकंड किया था अगेंस्ट द इंटरेस्ट, अगर कोई काम कर रही है कंपनी तो होएगा। एंड वहाँ पे थर्ड है कि ऑर्डर भी दे सकता है ट्रिब्यूनल की, ये बाउंड अप होनी चाहिए। नेक्स्ट किया कि नोटिफिकेशन से हो सकती है, एंड अगर डिफ़ॉल्ट करती है कंपनी तो भी वहाँ पे वाउंड अप हो सकती है। लास्ट है कि ट्रिब्यूनल ने ही अपना ओपिनियन शो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अनएबल टू पे इट्स डेट। यहाँ पे कंपनी को ही शो किया जा रहा है, माना जा रहा है कि ये डेट अपना नहीं दे सकती। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर क्रेडिटर्स को हमने 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट देनी थी एंड वो नहीं दे पाए विद इन 21 डेज़ के अंदर 21 डेज़ का एक कंडीशन बन जाती है कि आपने इस लिमिट में उसकी अमाउंट पे करनी है, एंड यहाँ पे कंपनी जो है इन डेट हो गई तो उस केस में भी वाउंड अप हो सकती है बाय ट्रिब्यूनल, एंड ये कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो जाएगी। नेक्स्ट है अगर एग्जीक्यूशन और कोई प्रोसेस इनकर्ड करता है कि ऑर्डर देता है बाय कोर्ट, तो भी वहाँ पे वाइंडिंग अप हो सकती है, और ट्रिब्यूनल ये भी शो करता है कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो अनसेटिस्फाइड हैं या आपने उनकी पेमेंट नहीं की, उस केस में भी वाइंडिंग अप होती है। एंड लास्ट पॉइंट है कि कंपनी ये शो करती है कि वो अनेबल है टू पे इट्स डेट, या फिर ट्रिब्यूनल को पता चल जाता है कि ये कंपनी अब ये डेट नहीं दे सकती, तो भी वहाँ पे वाइंडिंग अप की जा सकती है बाय ट्रिब्यूनल। तो ये हमने पॉइंट्स करे, 2 पॉइंट्स करे मेनली। फर्स्ट पॉइंट में फर्दर पॉइंट्स आ रहे थे 5 to 6, एंड इसमें जो सेकंड पॉइंट किया हमने इसमें 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। ये अंडर किसके हैं? कंपल्सरी वाइंडिंग अप के। नेक्स्ट पॉइंट है कैसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जब वॉलंटरली वाइंडिंग अप हो। ठीक है, उसमें थे हमारे 2 मेन सर्कमस्टांसेस थे, बड़े बड़े। यहाँ पे छोटे छोटे हैं 2। यहाँ पे हमने 271 के अंडर, 272 के अंडर देखा। ठीक है, एंड इसका सेकंड पॉइंट भी देखा। ठीक है, फिर उसके बाद हम 304 के अंडर देखना है अब कि उसमें क्या आ रहा है जो वॉलंटरली वाइंडिंग अप के अंडर है। ठीक है, तो वहाँ पे 2 आ रहे हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके या फिर नॉर्मल मींस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके वाउंड अप हो सकती है कंपनी वॉलंटरली। नेक्स्ट केस है कि अब वॉलंटरली वाइंडिंग अप हो गई, एंड नेक्स्ट है कि डेक्लेरेशन मेंटेन करके रखनी है, डेक्लेरेशन देनी है ऑफ सॉल्वेंसी इन केस ऑफ वॉलंटरली वाइंडिंग अप, एंड ये सेक्शन 305 के अंडर आएगी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो इसमें क्या है कि डायरेक्टर हो या डायरेक्टर्स हो या 2 और मोर डायरेक्टर्स हो इन केस ऑफ कंपनी, ये शो करेंगे कि जो कंपनी है वॉलंटरली वाइंडिंग अप हो चुकी है, एंड ये सेक्शन 305 के अंडर आएगा ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 305 याद रखना वॉलंटरली वाइंडिंग अप के केस में। ऑन दी अदर हैंड 271 हमने किया, 272 किया। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप। सो इसमें फर्स्ट कंसिक्वेंस आता है कि लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाए। ठीक है, लिक्विडेटर इज़ अपॉइंटेड। तो इसमें क्या होता है, जो लिक्विडेटर है वो एक ऑफिसर है जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। इन केस अगर कंपल्सरी वाइंडिंग अप है, ये 2 केसेस में होती है, वॉलंटरी में भी होती है एंड कंपल्सरी में भी होती है। अगर कंपल्सरी वाइंडिंग अप है तो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 10 ईयर्स का उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इन केस अगर वॉलंटरली वाइंडिंग अप है तो वो अपॉइंट किया जाएगा बाय मेंबर्स ऑल्सो। ठीक है, क्रेडिटर्स भी इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेजोल्यूशन ऑफ वॉलंटरली वाइंडिंग अप शैल SHALL, ठीक है, शैल ऑपरेटेड नोटिस ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि जो हमने वॉलंटरी वाइंडिंग अप करनी है वो शो करना पड़ेगा टू ऑल मेंबर्स ऑफ कंपनी, जिसे हम कंट्रीब्यूटरीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है लिक्विडेटर अब लिस्ट प्रिपेयर करेगा ऑफ कंट्रीब्यूटरीज जो मेंबर हैं, एंड अगर इन केस कोई मेंबर सरप्लस लेता है तो उसको भी अलग लिस्ट में डालना होगा। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज में ये दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब लिक्विडेटर है वो कलेक्ट एंड रियलाइज करेगा एसेट्स को एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा फर्दर प्रोसीजर के लिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है लेट्स डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। यहाँ पे अब कंपनी की लाइफ एंड हो जाएगी, एंड वो एक आर्टिफिशियल पर्सन जो था एक लॉ की आइज़ में वो अब नहीं रहेगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रीब्यूटरीज का। सो अ कंट्रीब्यूटरी इज एवरी पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट टू एसेट्स ऑफ कंपनी, मीन्स मेंबर्स जो होंगे वो एसेट्स ऑफ कंपनी में कंट्रीब्यूट करेंगे इन इवेंट ऑफ बीइंग इट्स वाइंडिंग अप एंड include holders of fully paid up also. So in the event of winding up यहाँ पे fully paid up shares वाले member भी include होंगे एंड यहाँ पे प्रेजेंट मेंबर भी इंक्लूड होंगे जिनका नेम रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर है और जब कंपनी वाइंड अप होती है उनका नेम भी इंक्लूड होता है यहाँ। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे पास्ट मेंबर्स भी इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट। सो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में मेनली हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफर करते हैं एंड सेकेंडली इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो यहाँ पे डिटेल में नीचे दिया होगा है कि मेन ऑर्डर क्या होगा कि सबसे पहले हम एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप को पे आउट करेंगे एंड देन क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी लाइक डिबेंचर्स एंड देन थर्ड में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उसके बाद भी अगर कोई सरप्लस बच जाता है तो उस प्रेफरेंस होल्डर्स को पेमेंट करी जाएगी एंड उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को एंड अकॉर्डिंग टू राइट्स एंड इंटरेस्ट। ओके, तो सबसे पहले हमने एक्सपेंसेस पे आउट किए, फिर क्रेडिटर्स को पेमेंट की, यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं ये, फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर सरप्लस बचेगा उसमें भी प्रेफरेंस होल्डर्स का राइट होगा, फिर इक्विटीज़ का लास्ट में। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सो ये इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स के लिए, इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है विद अनदर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। Statement of affairs is a financial document that provides a detailed snapshot of business's financial situation। तो financial situation के बारे में एक snapshot देता है, ठीक है, एक financial document होता है and ये verified होता है by an affidavit, ठीक है, और ये सबमिट होता है टू ऑफिशियल लिक्विडेटर, उसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं एंड ये प्रिपेयर किया जाता है बाय डायरेक्टर एंड वो ही साइन करता है इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को। नेक्स्ट है इसमें फर्स्ट पॉइंट, जो जो पर्टिकुलर्स इंक्लूड होते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। फर्स्ट है कि एसेट्स जो होते हैं कंपनी के वो सेपरेटली शो होते हैं, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर्स में क्या दिया गया है, जो एसेट्स हैं वो सेपरेटली शो होते हैं लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड नेगोशिएबल सिक्योरिटीज़। फिर सेकंड पॉइंट है कि जो नेम एंड एड्रेस है क्रेडिटर्स का वो भी सेपरेटली शो किया जाता है। थर्ड पॉइंट है इन केस ऑफ सिक्योर डेट्स हैं, ठीक है, सिक्योर डेट्स हैं और उनके पर्टिकुलर्स भी हेल्ड किए जाते हैं बाय क्रेडिटर्स एंड देयर वैल्यूज़ एंड डेट्स ऑन विच दे वर गिवन, तो उनको भी प्रॉपरली उनका डाटा मेंटेन किया जाता है सिक्योर डेट्स का। और ऑन दी अदर हैंड फोर्थ पॉइंट में देखो, अगर डेट ड्यू है अभी तक तो जिन पर्सन का ड्यू है उनका नेम एंड एड्रेस शो किया जाएगा। फिर उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर होती है लिक्विडेटर को वो सारी शो की जाएगी। ये सब आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल अफेयर्स में। एंड अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल अफेयर्स का तो इसका मीनिंग दे के एंड इसके ये पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अब हम करेंगे इसका फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं लिस्ट ए से एंड इसमें आएंगे आपके एसेट्स नॉट स्पेशली प्लेज्ड, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद। सो फर्स्ट है इसका बैलेंस एट बैंक, बैलेंस एट बैंक शो किया जाएगा, फिर कैश इन हैंड। इन दोनों को अलग कर लो, माइंड में बिठा लो, सबसे पहले बैलेंस एट बैंक आएगा फिर कैश इन हैंड, ठीक है, अलग कर लिया। एंड देन उसके बाद हम करेंगे कि इन्हें हम एक कोड से ही लर्न कर लेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, देन बिल्स पेबल, ट्रेड डेटर्स, लोन्स एडवांसेस, अनपेड कॉल्स, यहाँ तक अलग कर लो। मीन्स ये पोर्शन हमने रट्टा लगा लेना है, ठीक है। सो फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो याद हो गए होंगे, बैलेंस एट बैंक, कैश इन हैंड। अब ये कैसे लर्न करना है, MBT है, ठीक है, MBA होता है ना, तो MBT याद कर लो, MBA की जगह MBT। मीन्स M मीन्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, B मीन्स बिल्स रिसीवेबल, T मीन्स ट्रेड डेटर्स। हो गया याद। सबसे पहले बैलेंस एट बैंक, कैश इन हैंड, फिर MBT मीन्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड बिल्स रिसीवेबल, लास्ट में ट्रेड डेटर्स।
राइट। फिर उसके बाद अब इस पोर्शन को कैसे याद करना है, फर्स्ट पोर्शन याद हो गया होगा, ठीक है। तो सेकंड है कि यहाँ पे स्टॉक्स की बात की गई है, रॉ मटेरियल की बात की गई है, दोनों में स्टॉक इन ट्रेड एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। फिर लास्ट पोर्शन मोस्टली प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग है एंड हम इसे याद करेंगे, पहले तो FLP से याद करेंगे, ठीक है। F से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, L से लीज होल्ड प्रॉपर्टी, P से प्लांट एंड मशीनरी, FLP, राइट। फिर उसके बाद उसमें से L हटा दो FLP से, ठीक है। FP रह गया फर्नीचर, फिटिंग एंड यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। फिर आ गया पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा एंड उसके बाद FLP हो गया, FP हो गया। फिर उसके बाद आई लव अदर्स, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। आई से इन्वेस्टमेंट्स अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, लाइव स्टॉक, व्हीकल एक्सेट्रा एंड अदर प्रॉपर्टीज़। सो FLP यूज़ करी, FP यूज़ करा एंड देन हमने ILO यूज़ करा, मीन्स आई लव अदर्स, ठीक है। ऐसे याद कर लिया करो, इजी हो जाएगा। एंड ये हमारा पोर्शन कवर हो गया अंडर एसेट्स जो स्पेशली प्लेज्ड नहीं है, अंडर लिस्ट A, ठीक है। सो यहाँ पे एसेट्स स्पेशली प्लेज्ड आएंगे अंडर B लिस्ट। हमने पहले A लिस्ट में ऐसे एसेट्स करे थे जो स्पेशली प्लेज्ड नहीं थे, ठीक है। इसमें भी 4 पॉइंट्स आ जाएंगे, इसको याद करने का तरीका बता दूंगी। सो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू को लर्न करना होगा, बस बाकी सारा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। सेकंड है ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी कि लोन आपने कितना लिया है, ठीक है, वो कितना ड्यू है, ठीक है। और ये दोनों को कंपेयर करके कर लेना, डेफिशिएंसी एंड सरप्लस को। डेफिशिएंसी रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड एंड सरप्लस कैरिड टू लास्ट कॉलम। डेफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, डेफिशिएंसी का मतलब है एसेट्स कम है, लोन ज़्यादा है, एसेट्स कम है, लोन ज़्यादा है। एंड ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे एसेट्स ज़्यादा हैं, लोन कम है। जैसे होता है ना कि हमारे पास जैसे हमने किसी से लोन लिया है एंड हमने उसका लोन पे करना है बाद में, बट हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे मीन्स एसेट हो गया, तो उस केस में डेफिशिएंसी आ जाएगी, है ना। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं और लोन कम है तो सरप्लस आ जाएगा, प्रॉफिट समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। सो हमने यहाँ तक कर लिया एंड देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम एसेट स्पेशली प्लेज्ड। प्रॉफिट जो स्पेशली प्लेज्ड से आएगा, जो हमने ऊपर किया था, ठीक है। सो इसमें 3 पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। जितना भी एसेट है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए अवेलेबल है। उसके बाद डिबेंचर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस, ये प्रेफरेंस दी गई है किससे पहले देना है। फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड देन ये हमारा ख़त्म होता है कि हमने एसेट्स पढ़े, नॉन प्लेज्ड एसेट पढ़े, प्लेज्ड एसेट पढ़े एंड देन उसके बाद सरप्लस पढ़ा जो हमें स्पेशली प्लेज्ड से आ रहा था। उसके बाद हमने ग्रॉस एसेट्स की समरी देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हमारा आता है कि लाइबिलिटीज़ क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस लाइबिलिटीज़ का। इसमें हमारे फर्स्ट हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो एज़ पर बी के अंडर आते हैं एंड इसमें क्लेम इंक्लूड होता है रिलेटेड टू एसेट्स स्पेशली प्लेज्ड ए एंड बी। जो भी इन दोनों में से लेस होगा वो यहाँ पे शो किया जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आएगा एंड लास्ट में डी आएगा एज पर लिस्ट डी, जहाँ पे सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी आएंगे। सो इसके मेनली 3 पॉइंट्स हैं, डी के कह रही हूँ, एंड बी में हमारा सिंपल सा है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सी में हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड डी में हमारे 3 पॉइंट्स आगे जो हमने पहले भी कर लिए हैं, जो एस्टिमेट बैलेंस अवेलेबल होगा फॉर डिबेंचर्स। एंड थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस जो पहले ही बता दिया एंड लास्ट है डिबेंचर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस। फिर उसके बाद हमारी ई आती है एज पर लिस्ट ई। यहाँ पे एस्टिमेटेड सरप्लस आएगा और डेफिशिएंसी भी आ सकती है
और यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करी जाएगी। देखो सबसे पहले सिक्योर्ड की एंड फिर प्रेफरेंशियल की एंड देन फिर हमारी आ गई डिबेंचर्स जो सिक्योर होंगे बाय फ्लोटिंग चार्जेस, फिर ई में हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑर्डर क्या होता है पेमेंट करने का। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड अकाउंट तक हमने पढ़ लिया। इसमें हमारी ए नहीं होती इंक्लूड, बी सी एंड डी ई, ठीक है। ये 4 लिस्ट इंक्लूड होती हैं ट्रेड अकाउंट तक जितना भी पढ़ा हमने, एंड ये अंडर आएंगी ग्रॉस लाइबिलिटीज़ में। उसके बाद बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ एंड लास्ट में है कि अब इसका भी हमने एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी निकालनी है। देन उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल यहाँ पे आएगी। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम प्रेफरेंस को देंगे, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू एफ के अकॉर्डिंग, लिस्ट के अकॉर्डिंग, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करी जाएगी, उनकी भी कॉल्ड अप आएगी, एंड लास्ट में एच के अकॉर्डिंग हमारा सरप्लस आएगा और डेफिशिएंसी आएगी एज रिगार्ड्स टू मेंबर्स। सो ये हमने पढ़ा। एंड ए में हमने पढ़ा कि एसेट्स जो स्पेशली प्लेज्ड नहीं होते हैं वो शो किए जाते हैं, एंड बी के अकॉर्डिंग जो एसेट्स प्लेज्ड होते हैं वो शो होंगे, सी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स शो होंगे, डी के अकॉर्डिंग डिबेंचर्स होल्डर्स सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्जेस, एफ के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जी के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर्स मींस कॉल्ड अप हमने अभी पढ़ा, कॉल्ड अप कैपिटल शो करी जाएगी, लास्ट में सरप्लस और डेफिशिएंसी एज पर एच, ठीक है।